नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं राकेश काला। आज के जन सदन में चर्चा का मुद्दा है मत प्रतिशत ने बढ़ाई प्रत्याशियों के माथे की सिकन। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनसे रूबरू करवा देते हैं। सत्यवीर सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। सत्यवीर जी, आज की चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। राजेंद्र भंडारी जी, राजेंद्र जी बिस्ट है, हमारे साथ बने हुए यूपीडी से हैं। राजेंद्र जी, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। और नरेंद्र सिंह जी सामाजिक कार्यकर्ता है। नरेंद्र जी, आज की इस चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। सबसे पहले रुख करना चाहेंगे सत्यवीर जी आपकी तरफ। सत्यवीर जी, जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम को देखा जा रहा है, अगर हम मत प्रतिशत की बात कर लेते हैं, हम पूर्व कैबिनेट मंत्री की जो बहू है अनुकृति गुसाई, उनकी बात कर लेते हैं, हम अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक सुरेश गंगवार की बात कर लेते हैं, जिस तरीके से उनका सडनली लोकसभा इलेक्शन से पहले पार्टी में आ जाना, कांग्रेस पार्टी छोड़ देना और इलेक्शन होते ही अनुकृति गुसाई का खासकर भाजपा को ज्वाइन कर लेना, किस तरीके से आप इसको देखते हैं कि क्या इसको राजनीति से जोड़ के देखा जाए, क्या इसको किसी सरकारी तंत्र से जोड़ के देखा जाए, या भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर ये लोग पार्टी में आ रहे हैं? किस नजरिए से वैचारिक पटल पे आप इसको रखते हैं? काला जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल वीआईपी चैनल के माध्यम से सभी जिन्होंने मतदान किया है उनको आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस जो लोकपर्व है, महालोकपर्व जो लोकतंत्र का है, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और भारतीय संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करी और अपने मताधिकार का अपने अनुसार प्रयोग किया। तो वो सभी का मैं धन्यवाद आपके चैनल से करता हूँ। आपने कहा कि वही कांग्रेस के जो राष्ट्रीय संयोजक है अनुकृति गुसाई है, जो लैंसडाउन से 2022 में विधायक का चुनाव भी लड़ी और उसमें उनको पराजय प्राप्त हुई, ये सभी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए। मैं आपके चैनल के माध्यम से उस कार्यक्रम में मैं भी था, मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में जिस सिद्धांत और विचारों के साथ आगे बढ़िए, उसी सिद्धांत और विचारों के साथ आपको भी हम प्रत्येक मंच पर आगे ले जाने का काम करेंगे। और कुल मिला के भी कहूंगा कि जो कांग्रेस में आज प्रत्येक कार्यकर्ता हो या नेता हो, वो वहां की जो दमन की नीतियां उससे बहुत पीड़ित है। और मुझे कहने में ये कोई अत्युक्ति नहीं है काला जी, और इसको अन्यथा भी ना लिया जाए। आज की जो कांग्रेस है केवल राहुल गांधी के नौकरों वाली कांग्रेस हो गई है। वहां पर से प्रत्येक व्यक्ति पीड़ा और दुखी के मंजर से गुजर रहा है। अब जब भारतीय जनता पार्टी केवल एक ध्येय को लेकर चली है कि भारत माँ की सेवा और उससे भारत को किस प्रकार से विश्व मंच पर शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, निरंतर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत 10 वर्षों में वो काम किए। उनके प्रभावी नेतृत्व और उनकी प्रभावी नीतियों से जो आज की अन्य दलों के जो नेता आ रहे हैं, वो इसी का असर है। उन्होंने जिस प्रकार से 10 वर्षों में भी पूरे विश्व में लोहा मनवाया है, मैं कुछ उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूँ। जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम जो रशिया ने हमको दिया है, उसने विश्व में किसी भी अन्य देश को नहीं दिया है। जो S-400 मिसाइल सिस्टम है वो एंटी मिसाइल सिस्टम है। वो आप देख सकते हो कि भारत की आज जो रणनीति है, विदेश नीति है, कितनी प्रबल रूप से काम कर रही है। यही नहीं, अगर मैं ड्रोन सिस्टम की बात करूं, जो कि आज की डेट में सबसे मॉडर्न ड्रोन सिस्टम है, जो कि अमेरिका का है, वो केवल नाटो देश के पास है और भारत के पास है। हम इन सभी उदाहरण, ये 2 उदाहरण मैंने इसलिए भी दिए हैं कि हम विदेश नीति में भी कितने आगे और राष्ट्रीय नीति में भी कितने आगे हैं। अगर आर्थिक दृष्टि से भी कहें तो हम 2014 तक हम जिस प्रकार से 11वें नंबर पे थे, आज की डेट में हम 5वें नंबर पे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे का रोड मैप भी तैयार किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सबको एक साथ ले जाने की जो समान दृष्टि रही है, समान समावेश से जो उन्होंने पिछले 10 वर्षों में काम किया, निश्चित ही 4 जून को हम बड़ी विजय की ओर बढ़ेंगे। जैसा उन्होंने कहा भी है कि अब की बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार, इस लक्ष्य को हम जरूर हासिल करेंगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक खाका भी खींचा है कि 3 वर्षों में ऐसे ऐसे फैसले लेंगे जिसकी गूंज 1000 वर्षों तक सुनाई देगी, तीसरी आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करेंगे प्रत्येक गांव तक। जो उत्तराखंड में भी जैसे उन्होंने इससे पहले वाला जो सत्र चला था, दिसंबर में जो सत्र चला था पार्लियामेंट का, कि भाई प्रत्येक जो हमारे सुदूरवर्ती गांव है, जो बॉर्डर एरिया से जुड़े हुए गांव है, उन गांवों को अलग से पॉलिसी के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए। पॉलिसी भी बनाई, वाइब्रेंट विलेज बनाई, उसमें उत्तराखंड के भी 51 गांव है, 25 करोड़ से अधिक पैसा हमको मिल चुका है। वो तमाम कार्य किए जा रहे हैं। इसी के आधार पर हम जनता के बीच में भी गए हैं, जनता से आशीर्वाद के लिए भी हमने अपील की है
बिल्कुल, लौट के आता हूं मैं आपके पास। एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं राजेंद्र जी से। राजेंद्र जी देखिए, अगर जिस तरीके से हम बात करते हैं कि खासकर टिहरी विधानसभा की बात कर लेते हैं, तो एक कैंडिडेट जो पार्टी जिसको सपोर्ट करती है वो यूकेडी पार्टी का नहीं होता। क्या इतना अभाव था आपकी पार्टी में कि भारी व्यक्ति को आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ा? उसी के साथ ये भी जरूर कहेंगे कि जिस तरीके से लोग टूट के कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं, यूकेडी में ये सुनने के लिए कम मिला कि कोई यूकेडी का टूट के बीजेपी में गया हुआ। राजेंद्र भंडारी जी। निश्चित तौर पे काला जी जो आपने प्रश्न किया, तो इसमें मैं कहना चाहूंगा कि टिहरी से आपने बात करी। टिहरी से बॉबी कुमार जो अभी प्रत्याशी यूकेडी समर्थित प्रत्याशी थे, तो उन्होंने उनका जो अभी आपने पिछला अगर देखेंगे तो उन्होंने अपने उत्तराखंड में जो मुद्दे हैं बेरोजगारों के मुद्दे को मजबूती के साथ उठाया, और जो इसमें बड़ा माफिया तंत्र जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के युवाओं के रोजगार को डाका डालकर अपने जो हितैषी लोग हैं उनको उन पर कार्य कर रहा था, तो उसने लड़के ने जमीनी स्तर पर कार्य करके एक मिसाल पेश की कि अगर उत्तराखंड में इस प्रकार की युवाओं के साथ, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र से यहाँ पर युवा आते हैं और फॉर्म निकलता है, उसके बाद पेपर होते हैं, उसके बाद वो कहीं ना कहीं कुछ धांधली होती है, फिर कोर्ट की भेंट चढ़ जाते हैं। 2-3 साल में जब रिजल्ट आता है तब जो युवा है वो कहीं ना कहीं मानसिक अवसाद का शिकार भी हो जाता है। तो उस लड़के ने मजबूती के साथ ऐसे मुद्दे पर कार्य किया, और हमारे पास जब ये बात रखी गई तो निश्चित तौर पे इसमें हमें क्या, मुझे लगता है कि अन्य दलों को भी इसमें अगर समाज के बीच में कोई ऐसा हमारे बीच में है तो उसे हमें समर्थन करना पड़ेगा। दूसरी बात जो आपने अभी कही कि यूकेडी में क्यों नहीं है, तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि यूकेडी में आखिर क्यों नहीं है, आखिर बीजेपी ही क्यों ऐसी नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि यूकेडी के लोग टूट के खासकर बीजेपी में नहीं गए। जी, ये बहुत जो आपने बात कही, तो यूकेडी के लोग टूट के बीजेपी में नहीं गए। कांग्रेस के जो आधा से ज्यादा आपने देखा होगा, राजेंद्र भंडारी की बात करें, आज अनुकृति गोस्वामी, दिनेश अग्रवाल पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, और इसके अलावा जो दर्जनों विधायक पूर्व में रहे हैं, जो किसी ना किसी प्रकार से किसी धांधली, जिन्होंने अपने कार्यकाल में जब वे मंत्री थे, विधायक थे, उस टाइम में कहीं ना कहीं उन्होंने जो अपने विभाग है उसके साथ उन्होंने उचित न्याय नहीं किया। तो मैं राजेंद्र भंडारी जी के बारे में कहना चाहूंगा कि वो जिस ड्रेस में, जिस कपड़ों में वो पहले दिन कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे और बड़ा चढ़ा के उन्होंने पूरा, ताकि हम गणेश गोजिया जी के साथ प्रचार में हम खड़े होंगे, लेकिन उसके बाद अगले दिन आपने देखा होगा कि वो बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। और अनुकृति गोस्वामी की बात करें तो हरक सिंह रावत जी पर किस प्रकार से जो अभी जो पेड़ों पर कटान की बात है या अन्य प्रकार से जो ईडी के छापे हैं, कुछ समय पहले अखबार की कटिंग थी कि इन पे जो है सामान भेजा गया है ईडी का, लेकिन बीच में जब ये कयास लगाए गए कि बीजेपी के वो बीजेपी में ज्वाइन करेंगे, उनकी बहू भी बीजेपी में ज्वाइन करेगी, तो निश्चित तौर पर उसके बाद जो है पेपर की कटिंग उसके बाद कुछ है कि इस डेट को भी अब खिसका के आगे बढ़ा दिया। नरेंद्र जी मैं रुक में आता हूँ लौट के आपके पास। राजेंद्र जी, नरेंद्र जी प्रतिक्रिया आपसे ले लेते हैं। नरेंद्र जी देखिए, किस तरीके से देखते हैं कि कांग्रेस के लोगों को टूट के बीजेपी में आ जाना, खासकर अगर हम बड़े नेताओं में बात करते हैं तो पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल जी की बात कर लेते हैं, हम राष्ट्रीय संयोजक जो कांग्रेस के रहे हैं सुरेश गंगवार जी की बात कर लेते हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री की बहू जो है वो बीजेपी में चली जाती है। लगता नहीं कि कांग्रेस में युवा पीढ़ी को भविष्य में मौका मिल जाएगा, लेकिन बीजेपी की अगर बात करते हैं तो अगर वो इन पूर्व कैबिनेट मंत्रियों को मौका देंगे तो जो पुराने लोग हैं वो उपेक्षित महसूस करेंगे, और पुरानों को देंगे तो इनकी वैल्यू क्या रह जाएगी? नरेंद्र जी देखिए, जितने भी लोगों ने अभी हाल फिलहाल बीजेपी में ज्वाइन किया है, उसमें से 90% ऐसे होंगे जो जिन्होंने कुछ ना कुछ घोटाले किए हैं। चाहे आप नवीन जिंदल हरियाणा से कह लीजिए, चाहे आप छगन भुजबल कह लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र के अमित अपने महाराष्ट्र की कह लीजिए, चाहे आप देहरादून उत्तराखंड की भी बात करें, जितने भी दागी थे वो सभी आजकल बसपा ही है। देखिए, उस पार्टी में रह गया का कुछ, जो ओरिजिनल उस पार्टी में अगर कुछ रह गया है तो उस पार्टी का झंडा है और उस पार्टी का डंडा है, बाकी सब उसमें कांग्रेसी है। देखिए, जो लोगों को आप कांग्रेस से या अन्य पार्टियों से दागियों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, उनसे होने वाली दिक्कत ये है कि जो पार्टी का असली कार्यकर्ता है, जो पार्टी का दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता है, आज वो उपेक्षित महसूस करेगा, क्योंकि उसकी आगे की, देखिए आप जितने लोगों को आप, अगर आपने राजू भंडारी को लिया है वहां से बद्रीनाथ से, तो बद्रीनाथ में जो बीच में बीजेपी का जो कार्यकर्ता था, जो चुनाव आज महेंद्र भट्ट जी राज्यसभा के मेंबर बन गए, जो वहां पर कार्यकर्ता था, जो इतने सालों से मेहनत कर रहा था, अब उसके ऊपर उठा दिया है राजू भंडारी जी को। अब सोचिए उसके दिल में क्या बीत रही होगी, ये जो इतने सालों से जिसने तपस्या करी है, इतने सालों से जिसने पार्टी के लिए काम किया है, वो आज क्या समझ रहा होगा। तो इस तरह से जैसे आप अनुकृति गोसाई को ले गए हैं, अनुकृति गोसाई पिछली बार लैंसडॉन से चुनाव लड़ी थी,
वहां के विधायक, जो सिटिंग विधायक है वो हमारे महल जी हैं, दिलीप महल जी हैं। अब क्या उनको, उनके दिल में ये एक डर नहीं पैदा हुआ होगा, या कांग्रेस वहां पर जो भाजपाई है उनके दिल में डर नहीं रहा होगा कि अनुकृति गोसाई को इम्पोर्ट कर लिया गया, हो सकता है हमारा टिकट कट जाए, क्या वो उसी शिद्दत से काम करेंगे बीजेपी के लिए? वो एक सवाल। सत्यवीर जी, देखिए यहाँ पे एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि अगर हम लैंसीडॉन विधानसभा की बात कर लेते हैं तो दिलीप रावत जी 24,000 से ऊपर वोट लेके चले जाते हैं। 2022 की बात करते हैं, अनुकृति गोसाई जब 2022 में वहां इलेक्शन लड़ी थी तो लगभग उनके 14,000 के आसपास वोट थे, उससे थोड़े बहुत ऊपर थे। लेकिन एक भ्रम की स्थिति यह आ जाती है कि आने वाले समय में लैंसीडॉन का समीकरण क्या होगा। अगर हम बात करते हैं धर्मपुर विधानसभा की, तो वहां से पूर्व कैबिनेट मंत्री जो कांग्रेस के, तो भाजपा में आ जाते हैं, तो मौजूदा जो वहां के विधायक है वो, और जो पूर्व में वहां के विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनके बीच एक स्थिति बड़ी, एक विचित्र स्थिति हो जाएगी कि टिकट किसको दिया जाए। और राजनीति में यह भी देखा जाता है कि जब एक व्यक्ति को टिकट दिया जाता है तो जो उसका कंपटीटर होता है वो अमूमन काम नहीं किया जाता, राजनीति के समीकरण कहते हैं। तो किस तरीके से, या किस तरीके से इसको पटल भी देखते हैं? काला जी, बड़ा स्पष्ट है कि राजनीतिक जो रणनीतियां बनती है वो कोई खुले मैदान में नहीं बनती, पर्दे के पीछे बनती है। और भारतीय जनता पार्टी तो 2 से चली थी, आज 303 पे है। तो आप समझ सकते हो कि 2 से चलने वाली पार्टी 303 तक पहुंची है, तो उसके अंदर किस प्रकार से काम होता है, किस प्रकार से सभी को आगे लिया जाता है। 2 से शुरू हुए 303 पहुंचे, तो कई लोगों का आना हुआ होगा, कई लोगों का जाना भी हुआ होगा, परंतु हम कहीं भी डिगे नहीं। ये सब लोग आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे आए। उनका भी मात्र एक ही एजेंडा है। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत की जो शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है या विरासत की जो हमारी शक्ति है, उन दोनों का संतुलन करते हुए भारत को किस प्रकार से विकसित राष्ट्र बनाना है, वही मात्र उनका भी एजेंडा है। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारा हर पार्टी की एक रूपरेखा है, उन्हीं उस पूरी रूपरेखा के आधार पर सब बढ़ेंगे। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर जब हम 2 थे तब किस प्रकार के कटाक्ष किए जाते हैं, आज हम 303 हो गए तो अब कहते हैं कि संतुलन किस प्रकार से बनाएंगे। ये वही लोग कह रहे हैं जिनको ना भारत का पता है ना भारतीयता का पता है, क्योंकि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था। जिस भारत का इतना पुराना, इतनी पुरानी सभ्यता है, इतना पुराना इतिहास है, उसके लिए वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख रहे हैं। और एक भारतीय जनता पार्टी है वो जो सदैव ये कहती है भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारे विचारों में कितनी शुद्धता है और प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हम कितना चिंतित है। क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय ने भी कहा भी था कि तब तक भारत का पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हो सकता, भारत की जय जयकार तब तक पूर्ण रूप से नहीं मानी जाएगी जब तक कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है जो कि जिसको की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, उसको मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी के देख लीजिए, चारों दिशाओं में उन्होंने पूरे भारत को एक साथ ले जाने का काम किया है। चाहे आप कन्याकुमारी के लिए, चाहे कश्मीर की बात इसलिए कहूंगा कि 370 और 35 को हटाने के बाद ये रिजल्ट सामने आ रहे हैं। काला जी, मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताना चाहता हूँ। हमारे जो अभी जो 2022 के चुनाव हुए थे, उसके अगर हम आंकलन ले लें कि हमारी जनसंख्या कितनी है, मतलब कि हमारी जनसंख्या 1,30,00,000 के लगभग बताते हैं। हमारी जनसंख्या का लगभग 3 गुना अभी तक वहां पर पर्यटक जा चुका है कश्मीर के अंदर। आप समझ सकते हो कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितनी वहां पर खुशहाली लाई है, सौहार्द और चैन और अमन बनाने के लिए कितने बड़े कदम उठाए। आज की डेट में वो लोग खुले सामने आते हैं कि हम 500-500 100 रुपए के लिए पत्थरबाजी करते थे, मगर हमें जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने रोजगार के माध्यम से जोड़ा है, वो वास्तव में ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि भारत के अंदर की जहां जहां पर इस प्रकार की स्थितियां हैं उसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे, और वो वास्तव में दिख भी रहा है आज की डेट में। आपको आज वहां पर जिस प्रकार से जितना भी अलगाववाद था वो समाप्त हो चुका है। आप देख लीजिए कि जो सारा पैसा केवल कश्मीर और जम्मू के अंदर जाता था और लद्दाख को पीछे छोड़ दिया जाता था, आज वो लद्दाख भी खुशहाली की ओर तरफ जा रहा है। तो मैं कुल मिला के यही कहूंगा कि चाहे दिल्ली के अंदर हो, तभी लद्दाख में आपके वहां पर चल रहा है लगातार। बिल्कुल एक प्रतिक्रिया राजेंद्र जी से ले लेता हूं मैं, आपका फीलिंग से आपके पास मैं हमने कहा कि धरना प्रदर्शन चल रहा है। देखो कला जी, ये स्पष्ट रूप से है और इस सामाजिक वातावरण में बताना चाहता हूँ मैं आपको। हमारे सामने वही लोग मांग करने आते हैं जिनको लगता है कि हमारी मांगे पूर्ण हो सकती है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर मांग को बड़े हृदय से हमेशा पूर्ण किया है। आने वाले समय में मैं पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार की शंका नहीं है, तो भारत की जनता की जो भी आवश्यकता होगी उसको पूर्ण करेंगे। महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में एक चीज के साथ खत्म करना चाहता हूँ
कि महिलाओं को परमानेंट कमीशन भी नहीं था 2014 से पहले। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेना में उनको परमानेंट कमीशन किया। उसका लाभ ये होता है, काला जी पहली महानिदेशक बनती है सीआरपीएफ की, तो वो नीना सिंह बनती है। और उसके बाद लगातार जितने भी हमारे गणतंत्र दिवस की कॉन्टिजेंट आते हैं, जो गणतंत्र परेड में आते हैं, उसका भी अगर प्रतिनिधित्व करती है तो हमारी महिलाएं करती है। बिल्कुल, हमने अनेक ऐसे काम किए हैं, उसको देखने के लिए बहुत समय चाहिए। बिल्कुल सत्यवीर जी प्रतिक्रिया बराबर समय दे देते हैं। राजेंद्र जी, अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, देखिए विधानसभा में आपकी स्थिति ये थी कि कुछ सीट आप लेके जाते हैं, धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती है। बात करते हैं 2022 आते आते नील पे आ जाते हैं, शून्य पे आ जाते हैं। हालांकि उत्तराखंड मूवमेंट में आपकी पार्टी का एक बड़ा योगदान रहा है। लोकसभा की हम बात करते हैं, उसमें कोई उपस्थिति आप दर्ज नहीं कर पाते। 5 सीटें, क्योंकि उत्तराखंड के बाहर तो कहीं आपकी पार्टी नजर आती नहीं है, रीजनल पार्टी है। इसमें क्या संभावना आपको लगती है कि अगर 1-2 सीट आ भी जाती है तो भारत निर्माण में क्या योगदान आपकी पार्टी की तरफ से रहेगा? निश्चित तौर पे काला जी, जैसे कि अभी चौहान जी ने भी अपनी पार्टी का पक्ष रखा, लेकिन मैं इसमें जानना चाहूंगा कि आपने लद्दाख की भी बात कही, तो लद्दाख में किस प्रकार से वहाँ के जो लोग हैं वो अपने अधिकारों के लिए विशेष राज्य का दर्जा या जो उनकी मांग है उसमें सोनम बांध चुके हैं, वो 21 दिन तक भूख हड़ताल पर वहां पर बैठे रहे। और आज भी कम से कम वहां पर 15-20 हजार लोग जो है वो प्रत्येक दिन वहां पर बैठ रहे हैं और अपनी जो मांगे हैं उसके लिए वो आवाज उठा रहे हैं। उत्तराखंड के परिदृश्य में बात करें तो आपने बात करी उत्तराखंड क्रांति दल का, तो निश्चित तौर पे उत्तराखंड क्रांति दल ने इस राज्य की लड़ाई को मजबूती के साथ खड़ा राज्य बनाया, सब कुछ हुआ। लेकिन आज भी अगर हम देखते हैं 24 वर्षों के पश्चात, मैं मानता हूँ कि बीजेपी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन आज भी हमारे जो केंद्र के नेता बीजेपी या कांग्रेस के हैं, तो आज भी अंकिता भंडारी, जो हमारी बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड है, उस पर किसी की जुबान नहीं खुली। बेरोजगारी के मुद्दे पे आप बड़े बड़े होर्डिंग लगा देते हैं कि यहाँ पर हम क्या कहते हैं, हमने युवाओं को रोजगार दे दिया और इसके लिए हमने ये कानून लेके आ गए कि जो अपराधी होंगे उनको अंदर करेंगे। लेकिन आप देख लीजिए कि सारे जितने भी जो उसमें संलिप्त थे वे वैसे घूम रहे हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात है तो पहाड़ की स्थिति जो है वो आप उसका अंदाजा इस प्रकार से लगा सकते हैं कि पिछले दिनों जो विधायक हैं आपके नैनीताल जिले के राम सिंह खेड़ा जी हैं, उनकी माता जी का जब उनकी स्वास्थ्य जब उनका कमजोर हुआ तो उनको भी पैसे डोली पर बैठा के हॉस्पिटल तक ले जाया गया। तो निश्चित तौर पे आप एक बात कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य की कि जहाँ पर सेंटर से सही सभी सुविधाएं हमें उपलब्ध है, लेकिन अंदर खाने अगर कागजी कार्यों को छोड़कर अगर आप धरातल पर उतरते हैं तो वास्तविक स्थिति यहाँ की बड़ी भयावह है। और इसके निदान के लिए उत्तराखंड क्रांति दल, हम सरकार में रहे, सत्ता में रहे न रहे, हम मजबूती के साथ ये आवाज को हमेशा उठाते आ रहे हैं। मूल निवास भू कानून से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात करें, ये यहाँ के आम किसानों की बात करें, उत्तराखंड क्रांति दल बिल्कुल बिल्कुल। नरेंद्र जी, मैं प्रतिक्रिया आपसे ले लेता हूँ। नरेंद्र जी देखिए, अगर हम भाजपा की बात करते हैं, गोल्डन कार्ड लाना, आयुष्मान कार्ड लाना, उड़ान योजना लाना, राम मंदिर का बन जाना, 370 हट जाना, और ऑल वेदर रोड की बात करते हैं, महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देना, नकल विरोधी कानून लाना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना, कई सारी चीजें हैं। तो क्या सामाजिक, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो क्या सामाजिक कार्यकर्ता एक पार्टी विशेष को देखता है या बैलेंस होकर चलता है कि अगर भाजपा ने कुछ अच्छे काम किए तो चलिए थोड़ी तारीफ कर दे, कोई गलत काम हुए तो थोड़ी सी बुराई भी कर दे, या एक पक्ष हम चलेंगे? नरेंद्र जी देखिए, जो भी समाज में रहते हैं वो समाज का दर्पण होते हैं। उन्हें ना किसी पार्टी के, हमें ना किसी पार्टी से, ना मैं किसी पार्टी का हूँ, ना हम किसी पार्टी की विचारधारा से सहमत है। ठीक है, जो भी काम अगर देश में सरकार चुनी जाती है तो उसका काम होता है काम करना। पिछले आजादी से 1952 से लेकर आज तक हर पार्टी ने काम किया है। जो भी आज अगर आज बीजेपी ने इसको और थोड़ी एक्सलेट किया है या और थोड़ी तेजी दिखाई है काम में, तो इसका मतलब ये है कि पीछे की सरकारों ने काम किया था, उसके बाद एक जंप बोर्ड मिला, वहां से वो चल के और आगे गए। देखिए, बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किए हैं। देश में आज सड़कों का जिस तरह से जाल बिछा है, चाहे देश में आज विदेशों में देश का डंका बज रहा है, सरकार ने बहुत बढ़िया काम किए हैं, पिछले 10 सालों में काम किए हैं। पर जो काम नहीं किए हैं वो उसे किसी ना किसी को पूछना पड़ेगा। जिस दिन देश का बुद्धिजीवी वर्ग, देश का सामाजिक वर्ग, या देश की शिक्षक वर्ग, या देश का पत्रकार अगर जिस दिन सरकार से सवाल पूछना बंद कर दे, उस दिन सरकारें निर्दोष हो जाएंगी। तो हमारा जो भी देश का बुद्धिजीवी है उसका काम ये है कि जो सरकार में बैठा हुआ है उसे सवाल करना। जो काम अच्छा कर रहे हो तो ठीक है, पर जो नहीं किया है उस पर भी सवाल उठाना पड़ेगा। तो मैं ये जो हमारा मेन चिंता का जो आपका जो टॉपिक था कि गिरता हुआ मत प्रतिशत, देखिए इसमें सरकारें विफल रही हैं।
इलेक्शन कमीशन की विफलता है कि इतने इलेक्शन कमीशन सिर्फ चुनाव से पहले काम नहीं करता है, इलेक्शन कमीशन का काम पूरे 5 साल चलता है। उन्होंने जागरूकता नहीं फैला पाए, लोगों में वो विश्वास नहीं दिला पाए, या इसी तरह से पार्टी के लोगों ने भी, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी के पन्ना प्रमुख हो, बड़े-बड़े लीडरों ने अपनी फोटो में ताली नरेंद्र जी, या केवल बीजेपी के कार्यकर्ता जो है नहीं, कांग्रेस और बीजेपी कांग्रेस, यूकेडी, बीएसपी, एसपी, सारे जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उत्तराखंड में या पूरे देश में, इन्होंने ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं, वोटिंग डिक्लाइन हुआ है पूरे देश में, जहां पर पहले फेज में इलेक्शन हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे पार्टी के कार्यकर्ताओं की विफलता है कि वो लोगों में इंटरेस्ट नहीं दिला पाए। अगर आप आज कल परसों की न्यूज ये भी थी कि जो बीजेपी का कार्यकर्ता है या जो बीजेपी का समर्पित वोटर बैंक है, वो तक घर से नहीं निकला है। उसका कारण यही है कि हमारी पार्टियों ने, हमारे इलेक्शन कमीशन ने वो उस तरह से जागरूकता नहीं फैलाई या लोगों को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने कहा बीजेपी का कार्यकर्ता वोटर को नहीं निकाल पाया, तो इसका मतलब कांग्रेस के मत प्रतिशत बढ़े इस बार? नहीं, किसके मत प्रतिशत बढ़े किसके घटे वो 4 जून को पता चलेगा। पर मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह से देखिए, बीजेपी की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि बीजेपी एक वेल ऑयल मशीनरी की तरह काम करती है। आप अगर देखें तो इनका जो छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी है वो भी बिल्कुल 110% समर्पित है। प्रतिक्रिया ले लेता हूं सत्यवीर जी से। सत्यवीर जी, बहुत छोटा प्रश्न उत्तर की अपेक्षा आपसे करते हैं। अगर हम हरिद्वार की बात करते हैं, हरिद्वार लोकसभा की, क्या कारण है कि वहां के पूर्व सांसद को मौका नहीं दिया गया? और काला जी, मैं कहूंगा कि ये कोई विषय ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर ये चीजें होती रहती है। उनको नए कार्य से सौंपा जाएगा। ये कोई हमारे लिए कोई विषय का बात नहीं है। ये तो हमारे राज, मैंने आपको पहले ही कहा था कि शायद दोबारा से मैं बताता हूँ कि भाई जो रणनीतियां होती है कोई खुले मैदान या चौराहे पे नहीं बनती, वो एक पर्दे के पीछे बनती है। रणनीति के हिस्से होते हैं, वो रिजल्ट आने के बाद सारा सबके सामने आ जाता है कि भाई रणनीतियां किस लिए बनाई गई थी। और कुल मिला के कहूंगा कि हम जो हरिद्वार की आपने बात भी की है, वहाँ की महान जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो जिस प्रकार से उन्होंने मत प्रतिशत में मतदान किया, और आने वाले समय में पूर्ण रूप से मुझे किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। हमारा वहां पर जिस प्रकार से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों से कनेक्ट किया, हम वहां पर बहुत बड़ी विजय की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, मत प्रतिशत को लेके भी कहना चाहूंगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत में किसी भी प्रकार का कोई डेंट नहीं लगा है। इसमें अगर डेंट भी लगा है तो अन्य दलों को लगा है। हमारा मत प्रतिशत में कुल मिला के कह सकता हूँ कि 40% से अधिक होगा। जो टोटल मत प्रतिशत वह भी है कि 57.24 के लगभग हुआ है, और टीडी में 55.76 के लगभग हुआ है। तो मैं कुल मिला के कह सकता हूँ कि हमें कोई इसमें घाटा नहीं हुआ है। घाटा अन्य दलों को हुआ है, और ये आज 4 जून को स्पष्ट भी हो जाएगा। बिल्कुल एक प्रतिक्रिया कहते हैं कि यूकेडी जीत की ओर अग्रसर है, लेकिन अगर हम कहीं विधानसभाओं की बात करें तो वहां तो यूकेडी के बस्ते तक नहीं लगे हुए थे। किस तरीके से रिपोर्ट ले पाएंगे आपको? निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि किस प्रकार से एक तरफ तो बड़ी बड़ी इलेक्ट्रल बॉन्ड लेने वाली पार्टियां हैं, जिन्होंने कि अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सवाल खड़े करें तो उसके बाद कोर्ट को बोलना पड़ता है, कोर्ट को जवाब देना पड़ता है कि आप पूरा एसबीआई को जिस प्रकार से आदेश किया गया था कि आप पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। दूसरी तरफ उत्तराखंड क्रांति दल जो उत्तराखंड के मूलभूत मुद्दों की बात करती है और बिना किसी लालच के उत्तराखंड के मूलभूत मुद्दों पे मजबूती के साथ कार्य करती है। तो आप उसमें आप अगर कोई बोले कि हम बस्ता लेंगे और एक ही बस्ते की बात करें तो बीजेपी या कांग्रेस के 2-4 हजार में एक बस्ते लगते हैं। तो उत्तराखंड क्रांति दल इस प्रकार से कहां से इतने पैसे हम लोग देखिए, बात आती है पैसों की। राजेंद्र जी ने, नरेंद्र जी ने किस तौर पे कहा कि हम इतने बस्ते कहां से लाएं। बात पैसों की होती है, क्योंकि अमूमन ये सुनने में आया जाता है कि उनके लिए सुबह का नाश्ता, दिन का खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। राजेंद्र जी का कहना है कि हम लोग कई चीजों से जूझ रहे हैं। अगर हम पैसों की बात करें, इकोनॉमिकल आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, कैंडिडेट कई बार उतने मजबूत नहीं होते, तो किस तरीके से हम बस्ते लगाते हैं? लगता नहीं कहीं ये चुनाव जो है पैसों का, दल बल का खेल है? देखिए, चुनाव जो है वो बहुत खर्चीले हो गए हैं, और खासकर 2014 के बाद तो चुनाव जो है इतने खर्चीला हो गया है कि एक आम व्यक्ति, देखिए इतना खर्चीला हो गया है, ये आपको इस बात से मालूम हो जाएगा कि निर्मला सीतारमैया जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, वो खुद कह रही है कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकती हूँ क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जिस तरह से देखिए, आप अगर आज देखें कि अगर आप 2 मुख्य पार्टियां हैं देश में, एक है बीजेपी के कांग्रेस है,
जितना इलेक्टोरल बॉन्ड में अगर चंदा इकट्ठा किया गया है, ये आपको भी पता है कि उसमें से करीब करीब 60 to 70% जो है वो बीजेपी को गया है, बाकी सारे दलों में बटा है, सबको पैसा मिला है। अब वो इस जो अपार धन संपदा इकट्ठा की गई है उसका इस्तेमाल इस चुनाव में हुआ है, और इस चुनाव में वही पार्टी जीतेगी जिसके पास धनबल की जरूरत है, जिसके पास धनबल है। रहे बस्ते और लोगों को बिठाने की, देखिए इतनी बड़ी विधानसभा है, लोकसभा का चुनाव में 14 विधानसभाएं हैं, और नहीं तो भी कम से कम 1001 बूथ होंगे, और 1001 बूथ में कम से कम आपको 5 या 6 आदमी एक बूथ में बिठाने पड़ेंगे। तो आप समझ रहे हैं कितना बड़ा खर्चा है उसका। तो आम व्यक्ति, कोई अगर आम व्यक्ति जो अगर सोचता है कि मैं चुनाव लड़ सकता हूं, तो उसके लिए आज चुनाव लड़ना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सत्यवीर जी, राजेंद्र जी, नरेंद्र जी, आप तीनों ने आज की इस चर्चा में भाग लिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बता दें कि उत्तराखंड लोकसभा में मत प्रतिशत कम होना कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के माथे पे सिकन लाता है। अनुकृति गुसाई का भाजपा में आ जाना, ये भी चौंकाने वाली बात है। अगर हम बात करते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक सुरेश गंगवार की, वो अपनी पत्नी सहित 4 जून को पता लगेगा कि रुख किस तरफ होता है। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।